Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of Daily News Analysis, where we are going to look at the important news from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. So let's start with the important news for today. So before I start, let's look at what day it is today. So you should know this, that today is 24th of December and this is a very important day specifically for law students also. One reason why it is important is because this is your Consumer Rights Day, National Consumer Rights Day, and consumer rights is an important topic in your legal reasoning section also. So very well, a person who is drafting a CLAT paper or an ALET paper can obviously ask you कि आपका जो consumer rights day किस particular day पे fall करता है. So you should understand one thing कि इंडिया में जो हम कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेट करते हैं, द नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, वो एक अलग डेट को होता है और आपका जो वर्ल्ड कंज्यूमर डे है विच इज डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस. सो रिमेंबर, वर्ल्ड कंज्यूमर डे जो है वो यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर करता है और इंडिया का जो नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे है वो आपकी इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड करा. सो यू शुड नो दिस कि नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे ये आपका 24th ऑफ दिसंबर का होता है, यानी टुडे इज नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे. एंड लाइक ऑलवेज यू शुड नो टू थिंग्स अबाउट दिस. ऑब्वियसली द डेट इज इंपॉर्टेंट, इसके अलावा आपको उस साल की थीम पता होनी चाहिए कि इस साल जो आपका कंज्यूमर राइट्स डे है उसकी थीम क्या है. सो इस बार की थीम, बिकॉज हर जगह एआई चल रहा है, डिजिटलाइजेशन चल रहा है, तो इस वजह से इस बार की जो थीम है इट इज बेसिकली वर्चुअल हियरिंग्स एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस. यानी कि बेसिकली अगर किसी को भी कोई ग्रीवांस है तो उसका जो रिड्रेसल है, रेदर देन गोइंग टू अ कोर्ट और अ कंज्यूमर फोरम, वो आपका वर्चुअली होना चाहिए. यानी हियरिंग जो है वो सारी वर्चुअल होनी चाहिए और किसी को भी अगर एक्सेस चाहिए अपने आपके कंज्यूमर जस्टिस से तो वो एक्सेस भी डिजिटली मिलना चाहिए. तो उस पर्टिकुलर फोकस के साथ इस साल का हमने 24 दिसंबर ऑफ 2024 को हम हमारा नेशनल कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेट करते हैं. एंड व्हाई वी हैव चोजन द डेट ऑफ 24 दिसंबर. सो 24 दिसंबर इसलिए चूज करा गया है बिकॉज पहली बार जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है आपका, पहली बार जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो आपने 1986 में ऑन दिस पर्टिकुलर डेट ही इनेक्ट किया था. मतलब प्रेसिडेंट ने उसको एसेंट आज के दिन ही दी थी, इन द ईयर 1986. तो दिस इज द रीजन व्हाई वी कमेमोरेट और सेलिब्रेट नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे ऑन दिस पर्टिकुलर डे. ओके, सिमिलरली वर्ल्ड कंज्यूमर डे जो है, जो यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर करा है, इट हैज बीन डिक्लेयर्ड फॉर 15 मार्च. इट हैज बीन डिक्लेयर्ड फॉर 15 मार्च एंड द रीजन इज कि पहली बार कंज्यूमर राइट्स को यूएस में या यूएस के प्रेसिडेंट ने एक पर्टिकुलर स्पीच में रिकॉग्नाइज करा था. उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को कमेमोरेट करने के लिए 15th ऑफ मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे सेलिब्रेट करते हैं. एंड अगेन यू शुड नो द थीम ऑफ द वर्ल्ड कंज्यूमर डे ऑफ दिस ईयर 2024 की वर्ल्ड कंज्यूमर डे की थीम क्या थी. तो 2024 में थीम थी फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर. सो एज यू नो कि जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, डिजिटलाइजेशन, ये बढ़ता जा रहा है, तो एआई जो है, जितने भी आपकी कंपनीज हैं, वो फेयरली और रिस्पॉन्सिबली एआई को यूज करनी चाहिए फॉर कंज्यूमर. एंड इसी पर्टिकुलर फोकस के साथ हमने 2024 की थीम डिसाइड करी थी. सो यू कैन सी कि नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे जो इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है या वर्ल्ड कंज्यूमर डे जो वर्ल्ड ओवर सेलिब्रेट करता है, इंडिया ऑल्सो कमेमोरेट दिस पर्टिकुलर ओकेजन. दोनों ही आपके डिजिटल इकोनॉमी या एआई से ही कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं. ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर अस. ओके, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं. नेक्स्ट न्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर. तो यहां पे न्यूज इज अगेन बिटवीन या फॉर इंडिया बांग्लादेश. तो हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, दोनों में ये फ्रंट पेज न्यूज आई आपकी कि बांग्लादेश ने इंडिया को ऑफिशियली राइट करके आस्क करा है कि जो शेख हसीना है, हु राइट नाउ हैज इज काइंड ऑफ टेकिंग अ रेफ्यूज और असाइलम इन इंडिया. एग्जैक्टली हम रेफ्यूज असाइलम नहीं इसको बोल रहे, बिकॉज एक तो इंडिया कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी का सिग्नेटरी नहीं है रेफ्यूजी और असाइलम को लेके, एंड दूसरा यहां पे हमने से ऑफिशियली रेफ्यूज या असाइलम नहीं बोला है. शी माइट बी, वी आर कॉलिंग इट, शी माइट बी विजिटिंग इंडिया, शी इज करंटली इन इंडिया. तो यहां पे एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट मांगी है बांग्लादेश ने. ऑफिशियली हमें एक लेटर लिखा है कि वी वांट शेख हसीना बिकॉज उनके अगेंस्ट में क्रिमिनल केसेस फाइल्ड हैं, सीरियस हीनियस क्राइम्स के क्रिमिनल केसेस फाइल्ड हैं, तो उसके लिए दे आर डिमांडिंग एक्स्ट्राडिशन. सो सबसे पहले आपको एक्स्ट्राडिशन के इस प्रोसेस में यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज एक्स्ट्राडिशन. तो बहुत सारे कंट्रीज, और दिस इज नॉट अ न्यू थिंग,
आपके एंशियंट टाइम में, पहले के टाइम में, आपकी माइथोलॉजीज में भी एक्स्ट्राडिशन इन सब की बात है। फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन ने कोई क्राइम कमिट करा है, सो इट इज बट ऑब्वियस कि उसको कहीं ना कहीं जस्टिस मिलना चाहिए, उसके अगेंस्ट में अगर उसने कुछ क्राइम करा तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और लेट्स से वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो अपनी कंट्री से या अपने स्टेट को छोड़ के दूसरी जगह भाग जाता है, सो इट बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सेकंड स्टेट कि उस पर्टिकुलर फर्स्ट स्टेट में जो पर्सन है जिसको जहां जस्टिस मिलना चाहिए, पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उस पर्टिकुलर कंट्री में या उस स्टेट में उसको सेंड किया जाए और वहां पे उसके साथ एज पर उसने जो भी एक्ट करा उस हिसाब से उसको जस्टिस या उसको पनिशमेंट प्रोवाइड करी जाए। तो जो एक्स्ट्राडिशन होता है, एक्स्ट्राडिशन बेसिकली मींस इट्स बेसिकली अ रिक्वेस्ट, इट्स अ रिक्वेस्ट बाय वन कंट्री टू सरेंडर अ पर्सन एक्यूज्ड और कन्विक्टेड ऑफ क्राइम। तो यहां पे द कीवर्ड इज कि वो पर्सन एक्यूज भी हो सकता है एंड इट इज पॉसिबल कि केस वहां पे उसके अगेंस्ट में फाइनलाइज हो चुका हो, कन्विक्टेड। सो इट नॉट नेसेसरी कि उसको पनिशमेंट मिल चुकी होनी चाहिए, हो सकता है कि अभी वो एक्यूज ही हो और ट्रायल के लिए प्रोसीजर को स्टार्ट करने के लिए या फिर कोर्ट ने पहले ही डिसाइड कर दिया उस पर्टिकुलर केस में, उस पर्टिकुलर क्राइम के लिए उसे दूसरी कंट्री के अंदर में वहां पे भेजने की जो फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है, फॉर्मल प्रोसेस या फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है, उसे ही हम एक्स्ट्राडिशन कहते हैं। सो अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड एक्स्ट्राडिशन क्या होता है। बेसिकली एक कंट्री दूसरी कंट्री को फॉर्मली रिक्वेस्ट करती है कि जो पर्टिकुलर पर्सन या क्रिमिनल आपके केस में एक्यूज जो आपकी कंट्री के अंदर में आपने असाइलम दे रखा है, उस पर्टिकुलर पर्सन ने हमारी कंट्री में क्राइम कमिट करा है, तो उसे प्रॉपर क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस को फेस करने के लिए आप हमारी कंट्री में वापस सेंड इन करिए। तो यहां पे जो लीगल प्रोसीडिंग्स है उस पर्टिकुलर चीज को फुलफिल करने को एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। अब यहां पे इंडिया में कौन सा एक्ट है, सो रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, जो एक्ट होता है आपको एक्ट पता होना चाहिए, उसका ईयर आपको पता होना चाहिए। सो इंडिया के अंदर में जितने भी एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट होती हैं, तो इंडिया का खुद का म्युनिसिपल लॉ है। म्युनिसिपल लॉ का मतलब होता है लोकल लॉ या फिर नेशनल लॉ, तो से हम म्युनिसिपल लॉ बोलते हैं जब भी हम इंटरनेशनल लॉ में बात करते हैं। ओके, सो इंटरनेशनल लॉ में ईदर इट इज गोइंग टू बी इंटरनेशनल लॉ या फिर इट इज गोइंग टू बी म्युनिसिपल लॉ विच इज द डोमेस्टिक लॉ ऑफ अ कंट्री। तो इंडिया का जो म्युनिसिपल लॉ है या डोमेस्टिक लॉ है, दैट इज एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962, जिसके बेसिस पे अगर कोई भी एक्स्ट्राडिशन के लिए आपको रिक्वेस्ट करता है तो जो इस एक्ट के अंदर में प्रोसीजर, आपको वो पर्टिकुलर प्रोसीजर और वो सारी रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू विल रीड इट, द एक्ट enables India to extradite individuals to countries with which it has an extradition treaty or arrangement. It also allows for extradition in the absence of a treaty based on assurance of reciprocity. So ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूजुअली कोई भी दो कंट्रीज एक्स्ट्राडिशन तभी अलाउ करते हैं जब उन दोनों के बीच में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हो। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आती है कि अगर इंडिया बांग्लादेश के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होगा, सो रेदर देन बाय द एक्स्ट्राडिशन एक्ट, जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होगा उस बेसिस पे हम इस पर्टिकुलर चीज में डील करेंगे। दूसरा है कि यहां पे कोई अरेंजमेंट हो, अरेंजमेंट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ सिंपल एग्रीमेंट ऑल्सो बिटवीन टू कंट्रीज कि हम एक्स्ट्राडिशन के केस में इस तरीके से प्रोसेस करेंगे। Moreover, this also provides कि extradition is also possible even if there is no treaty or arrangement. यानी कि अगर कोई फॉर्मल सिग्नेचर साइन एक्सचेंज नहीं हुए, कोई फॉर्मल ट्रीटी साइन नहीं है दो कंट्रीज में, तो भी इंडिया दूसरी कंट्री के साथ एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट को यहां पे एंटरटेन कर सकता है, सिंपली बाय कि अगर दोनों कंट्री रेसिप्रोसिटी के लिए अलाउ करते हैं दूसरे। फॉर एग्जांपल इंडिया एक्स कंट्री के साथ तभी एक्स्ट्राडिशन अलाउ करेगा या तो उसके साथ में ट्रीटी हो या कोई आपका फॉर्मल एग्रीमेंट, या फिर अगर वो एक्स कंट्री वो एग्री करता है कि इन केस को इंडियन क्रिमिनल या इंडियन एक्यूज्ड ऑफ सम क्राइम अगर वो एक्स कंट्री में होगा तो वो भी उसको उन पर्टिकुलर कंडीशन पे एक्स्ट्राडाइट करने को रेडी होंगे। तो इस बेसिस पे हम उस सेकेंड कंट्री या एक्स कंट्री के साथ भी एक्स्ट्राडिशन कर सकते हैं। सो अगेन इट इज नॉट नेसेसरी कि ट्रीटी हो, अगर दोनों कंट्री चाहे तो म्यूचुअली एग्री भी कर सकते हैं, म्यूचुअली एग्री भी कर सकते हैं, बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट इज ऑन द रेसिप्रोकल बेसिस। फॉर एग्जांपल कि यूएस के केस में ऐसा बहुत होता है कि यूएस अपने वाले जो सिटीजन्स होते हैं उनको तो कहीं और सेंड नहीं करना चाहता, बट एट द सेम टाइम अगर कोई पर्सन एक्यूज्ड है या कन्विक्टेड है यूएस कोर्ट्स के अंदर में, तो उस पर्टिकुलर केस में वो अपने फाइनेंशियल प्रावेस का यूज करके उसको फोर्स करता है, सेकेंड कंट्री को फोर्स करता है कि आप इस पर्टिकुलर पर्सन को मेरे यहां जस्टिस के लिए भेजो। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारा लॉ बहुत क्लियर है कि यहां पे जब तक रेसिप्रोसिटी नहीं होगी तब तक हम इस टाइप के जो आपके इस टाइप से अगर कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो हम उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। ओके, मोर ओवर यू नीड टू अंडरस्टैंड मोर फैक्ट्स अबाउट एक्स्ट्राडिशन कि इंडिया के अंदर में एक्स्ट्राडिशन हम कब कब अलाउ करते हैं, यानी बेसिकली एक्स्ट्राडिशन एक्ट किन पर्टिकुलर केसेस के अंदर में आपको एक्स्ट्राडिशन अलाउ करता है।
ठीक है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है, और यूजुअली नॉट जस्ट फॉर इंडिया, इंटरनेशनल जितने भी ट्रीटीज होती हैं, जितने भी कंट्रीज इस टाइप की ट्रीटी करते हैं, वो सब ये कंडीशंस फुल को पुट अप करते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है द प्रिंसिपल ऑफ डुअल क्रिमिनलिटी। और ये डुअल क्रिमिनलिटी का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया किसी और पर्टिकुलर कंट्री के साथ एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी साइन करता है और वहां पे लेट से एक्स पर्सन ने कोई वाई क्राइम कमिट करा है, तो उस वाई क्राइम के लिए एक्स कंट्री तभी उसे पनिश कर सकता है जब वो जो वाई क्राइम है वो इंडिया में भी क्राइम। फॉर एग्जांपल कि लेट से कि इंडिया के अंदर में सेम सेक्स मैरिज अलाउ तो नहीं है, बट सेम सेक्स रिलेशनशिप जो होती हैं वो इंडिया में अलाउड है। सेम सेक्स रिलेशनशिप इंडिया में अलाउड है। ओके, सो अगर दो पर्सन, दो मैन या दो वुमेन एक साथ रहते हैं और वो सेम सेक्स सेक्सुअल रिलेशनशिप में है, तो इंडिया के अंदर में इट इज नॉट अ पनिशेबल ऑफेंस। बट लेट से अ कंट्री लाइक सऊदी अरेबिया और अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, देयर माइट बी सर्टेन लॉज जो इस पर्टिकुलर क्राइम को यहां पे या इस पर्टिकुलर एक्ट को क्रिमिनलाइज करते हो। तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में अगर कोई पर्सन इंडिया में आ जाता है, सऊदी अरेबिया का सिटीजन है, इंडियन सिटीजन, इसने सऊदी अरेबिया में क्राइम कमिट करा है, तो इस पर्टिकुलर केस में इंडिया एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के अंदर में बाउंड नहीं उस पर्सन को वहां सेंड करने के लिए, बिकॉज यहां प्रिंसिपल लग जाएगा डुअल क्रिमिनलिटी का, विच मींस जिस पर्टिकुलर एक्ट के लिए आप किसी को पनिश करना चाहते हो, इट शुड बी अ क्रिमिनल ऑफेंस इन बोथ द कंट्रीज, यानी इंडिया में भी क्राइम होना चाहिए और रिक्वेस्टिंग कंट्री में भी क्राइम होना चाहिए। सेकंड पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज अभी इस शेख हसीना के केस में प्रोबेबली हम अप्लाई करेंगे, विच वुड बी एक्सक्लूजन फॉर पॉलिटिकल ऑफेंसेस। तो यूजुअली जो आपकी एक्स्ट्राडिशन होती है, इट इज फॉर ट्रेडिशनल क्राइम्स, लाइक किसी ने कोई हीनियस क्राइम, मर्डर, रेप, इस टाइप से कोई क्राइम करा हो, लेट से नए टाइप के जो क्राइम है जिसमें साइबर ऑफेंसेस, किसी ने साइबर बुलिंग, इस टाइप के कोई क्राइम कमिट करे हो, तो उस पर्टिकुलर केसेस में आप एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी अप्लाई करते हो। इसका सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो एक्सेप्शन है, इट इज फॉर पॉलिटिकल ऑफेंस। तो हो सकता है कि किसी एक पर्सन को यहां पे पॉलिटिक्स की वजह से, उस कंट्री की पॉलिटिक्स की वजह से यहां पे परेशान करने के लिए इस टाइप से एक्स्ट्राडिट कराया जा रहा हो, या फिर इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि अपोजिशन पार्टीज को टारगेट करने के लिए वहां पे आपको उस पर्सन को वहां कॉल किया जा रहा हो। तो इस पर्टिकुलर केस में जो कंट्री है, स्पेसिफिकली इंडिया, वो पॉलिटिकल ऑफेंसेस के केसेस में इस चीज की, इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकती है, बिकॉज पॉलिटिकल ऑफेंसेस जो होते हैं वो आपके यहां पे एक्सेम्प्ट है। बट शेख हसीना के केस में इश्यू क्या हो रहा है कि यस, देयर इज पॉसिबिलिटी कि उनके अगेंस्ट में पॉलिटिकल ऑफेंसेस भी हैं, बट एट द सेम टाइम उनके अगेंस्ट में जो एलिगेशन है उसमें कुछ हीनियस क्राइम लाइक मर्डर, आर्सन, राइट, इन सब के भी केसेस फाइल्ड हैं। तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर ग्राउंड्स पे बांग्लादेश रिक्वेस्ट करे कि दीज आर नॉट पॉलिटिकल ऑफेंसेस एंड प्लीज सेंड हर टू बांग्लादेश, सो दैट हम उसको प्रॉपर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के थ्रू उसका केस फाइल कर सकें। एंड थर्ड इज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि देयर शुड बी अ गारंटी ऑफ अ फेयर ट्रायल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन को यहां पनिश करने के लिए या कुछ रिवेंज लेने के लिए वहां पे कॉल किया जा रहा हो। यहां पे इट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड कि जो भी कंट्री एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट कर रही है, वहां पे देयर शुड बी अ गारंटी ऑफ फेयर ट्रायल, यानी यहां पे ऐसा कुछ भी गलत नहीं उस पर्सन के साथ होना चाहिए, उसको एक प्रॉपर फेयर ट्रायल होना चाहिए। मोर ओवर कुछ कंट्रीज होती हैं और ये डुअल क्रिमिनलिटी से ही बनता है, तो हमेशा ध्यान रखना इस चीज का कि अगर लेट से कि सेम सेक्स रिलेशनशिप है इंडिया में, तो ये नॉन क्रिमिनल है, या लेट से इंडिया में भी अगर ये क्राइम होता, इसमें 2 ईयर पनिशमेंट होती, और पाकिस्तान में भी ये क्राइम होता, और लेट से इंडिया और पाकिस्तान में एक आपकी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, यहां पे 5 ईयर की पनिशमेंट है, तो यहां पे इंडिया कैन आस्क पाकिस्तान की इस पर्टिकुलर केस में आप इसको मैक्सिमम पनिशमेंट 2 इयर्स का ही दे सकते हो। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डुअल क्रिमिनलिटी प्रिंसिपल, विच मीन्स कि अगर इंडिया में ही 2 साल तक की पनिशमेंट है, तो उस कंट्री में भी आप 2 साल की पनिशमेंट दे सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल इंडिया कई बार, अभी कुछ है, जैसे एक राणा करके एक पर्सन है जिसके अगेंस्ट में आपका जो 26/11 मुंबई अटैक्स हुए थे, उसके लिए हम एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट वहां पे यूएस को कई साल से भेज चुके हैं। तो वहां पे वन ऑफ द कंडीशन फॉर एक्स्ट्राडिशन वुड बी कि अगर उस पर्सन को आप यूएस में डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते, तो इंडिया का कोर्ट चाहे उसे टेररिस्ट के एक्ट्स के लिए यहां पे गिल्टी डिक्लेयर कर दे, बट उसे डेथ पेनल्टी की पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ओके, सो रिमेंबर दिस। और इसका एक बहुत फेमस केस भी है, अबू सलीम का केस, जिसे हमने
पोर्चुगल से एक्सट्राडिट किया था, तो वहां पे ऑल्सो बिकॉज वहां पे डेथ पेनल्टी अबू सलीम को नहीं मिल सकती थी, तो इंडिया के अंदर में भी उसको यहां पर पनिशमेंट ईयर्स में दी गई है, उसको डेथ पेनल्टी नहीं मिली है। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा दीज आर द की कंडीशन फॉर एक्सट्राडिशन। अब यहां पे हम आते हैं इंडिया बांग्लादेश के बीच में एक्सट्राडिशन ट्रीटी का स्टेटस क्या है। सो इंटरेस्टिंगली इंडिया और बांग्लादेश के बीच में देयर इज एक्सट्राडिशन ट्रीटी एंड यू शुड नो दिस दैट ये पर्टिकुलर ट्रीटी 2013 में साइन हो गई थी। यानी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कोई अरेंजमेंट या कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑन पर्सन टू पर्सन बेसिस हम डिसाइड करते हैं। देयर इज अ प्रॉपर ट्रीटी सिंस 2013 एंड इंडिया बांग्लादेश ने टाइम एंड अगेन इस पर्टिकुलर ट्रीटी को यहां पे ऑनर भी करा है। तो कई बार इंडिया से अगर रिक्वेस्ट जाती है बांग्लादेश को तो बांग्लादेश हैंड ओवर करता है एंड बांग्लादेश से रिक्वेस्ट आती है तो इंडिया ने भी हैंड ओवर करा इस पर्टिकुलर केस में। और 2013 ऑनवर्ड्स शेख हसीना गवर्नमेंट के टाइम में ही हमने उनका जो सेकंड टेन्योर था उस पर्टिकुलर केस में हमने इस पर्टिकुलर ट्रीटी को साइन किया था। इसमें भी की फीचर्स क्या है? सो अगेन जो मेन फीचर्स है वैसे ही हमने कुछ यहां रखे, तो डुअल क्रिमिनलिटी प्रिंसिपल जो है वो यहां पर भी अप्लाई होगा। एक्सक्लूजन फॉर पॉलिटिकल ऑफेंसेस व्हिच इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर इंडिया टू रिजेक्ट द रिक्वेस्ट फॉर शेख हसीना, वो भी यहां पे है। एंड थर्ड इज एश्योरेंस अगेंस्ट टॉर्चर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने यहां पे एश्योरेंस अगेंस्ट टॉर्चर मांगे दोनों ही केसेस में। यानी अगर किसी भी पर्सन को एक्स्ट्राडाइट किया जाता है तो उसको किसी भी टाइप का आप टॉर्चर नहीं दे सकते हो, इट शुड बी अ सिंपल पनिशमेंट। एंड वी हैव आल्सो पुट अप अ कंडीशन फॉर नॉन एक्स्ट्राडिशन ऑफ नेशनल्स। तो यहां पे रिमेंबर दिस, शेख हसीना चाहे हमारी नेशनल नहीं है, बट अगर लेट से शेख हसीना हमारी नेशनल होती और बांग्लादेश उसको वहां पे एक्स्ट्राडिट करवाना चाहता तो इंडिया विदाउट एनी रीजन सिंपली कह सकता था बिकॉज शी इज अ नेशनल ऑफ इंडिया वी आर नॉट एक्सेप्टिंग योर रिक्वेस्ट। यानी हम हमारा जो सिटीजन है, हमारा जो भी सिटीजन है नेशनल है, उसकी अगर रिक्वेस्ट आती है सामने वाली कंट्री से, ऑल्दो उसने सच में क्राइम कमिट करा भी है, उसके लिए हमें पास प्राइमा फेसा एविडेंस भी है, तो भी हम चाहें तो उसको सिंपली रिजेक्ट कर सकते हैं। बट यूजुअली कंट्रीज अच्छे रिलेशंस करने के लिए इस टाइप से रिजेक्ट नहीं करते हैं। ओके, सो दिस इज अ स्मॉल एक्सप्लेनेशन फॉर एक्स्ट्राडिशन। फ्यूचर में कभी एक्स्ट्राडिशन का केस फिर से कुछ आता है तो हम इसे और कभी डिटेल में और भी अच्छे से कवर कर पाएंगे। ओके, तो ये था रिगार्डिंग एक्स्ट्राडिशन एंड स्पेसिफिकली द केस ऑफ शेख हसीना। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। सेंटर स्क्रैप्स नो डिटेंशन पॉलिसी फॉर क्लासेस 5 to 8 लेज स्ट्रेस ऑन रेमेडियल मेजर्स। सो आपके कुछ साल से कई साल हो गए, 2009 में आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था और जब वो 2010 में अप्लाई हुआ 2011 ऑनवर्ड्स हमने एक नो डिटेंशन पॉलिसी करी थी एंड यू मस्ट बी अ बेनिफिशियरी ऑफ दैट पॉलिसी ऑल्सो। बट आई एम श्योर आप सब पास कर गए होंगे एग्जाम। इसमें हमने क्या डिसाइड किया था कि क्लास 5 और क्लास 8 में, सो इट्स वेरी कॉमन इन योर जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं उसमें बहुत कॉमन है, नॉट इन सीबीएसई, बट आपके स्टेट बोर्ड्स में बहुत जगह क्लास 5th और क्लास 8th में बोर्ड एग्जाम्स भी होते हैं। यानी स्टेट बेसिस, ना कि इंटरनल एग्जाम ना होते हुए, स्कूल के प्राइवेट एग्जाम्स ना होते हुए, आपका जो भी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड हो गया या दिल्ली बोर्ड हो गया, वो सब आपके खुद के एग्जाम्स कराते हैं। मोरओवर इवन इफ देयर इज नो स्पेसिफिक एग्जाम, स्टेट एग्जाम्स, यहां पे जो क्लास एग्जाम्स भी होते हैं क्लास 5 और क्लास 8 में, पहले ये होता था कि अगर आप मिनिमम मार्क्स नहीं लाते थे तो आपको डिटेन कर लिया जाता या फिर सिंपली आपको फेल कर दिया जाता, यानी आपको क्लास रिपीट करनी है। तो हमने 2011-12 के अराउंड में ये पॉलिसी हम लेकर आए कि जो क्लास 1 से 8 के स्टूडेंट्स हैं, यानी अप टू क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं, उनको आप फेल या डिटेन नहीं करोगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसका स्कोर क्या आता है, आप क्लास 8 तक किसी को भी डिटेन नहीं करोगे। एंड द मेन रीजन वाज कि जब आप किसी को डिटेन करते हो तो एक तो उस पर बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल हार्म होता है, तो जो चिल्ड्रंस होते हैं उन पे साइकोलॉजिकल हार्म होता है फेल होने का। दूसरा, स्पेसिफिकली पुअर फैमिलीज में आपकी नॉट टू डू वेल फैमिली जो है आपकी रूरल फैमिलीज होती हैं, अगर स्पेसिफिकली गर्ल्स का केस होता है और अगर वो पास नहीं होती हैं तो रेदर देन रिपीटिंग द क्लास वो उनको वहां पे ड्रॉप आउट करा देते, उनकी पढ़ाई छुड़वा देते थे और अपने घर के कामों में लगे। बिकॉज इन एनी केस वहां पे वैसे ही अभी भी दिस इज द केस कि अभी भी एजुकेशन को लेके इतनी अवेयरनेस नहीं है। सो दे वुड वांट कि ठीक है अगर ये नहीं पढ़ाई में अच्छे तो इसको घर का ही काम सिखा देते हैं। तो उस वजह से दो इश्यूज हो रहे थे, एक तो साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे थे चिल्ड्रन में और दूसरा इसका एक रीजन ये था नॉन डिटेंशन पॉलिसी का कि यहां पे ड्रॉप आउट रेट जो थी वो बहुत ज्यादा थी।
तो यहां पे ये डिसाइड करा गया कि कोई भी पर्सन अगर फेल होता है क्लास 1 to 8 में, कोई भी चाइल्ड फेल होता है तो आप उसको फेल या डिटेन नहीं करोगे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस, टू प्रिवेंट ड्रॉप आउट्स एंड इंश्योर यूनिवर्सल एजुकेशन। एक यूनिवर्सल एजुकेशन ऐसे हो रहा है कि अगर ड्रॉप आउट्स नहीं हो रहा है तो जो 100% बच्चे हैं वो आपके पूरे एटलीस्ट जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन 8 क्लास तक की एजुकेशन को वो कंप्लीट कर रहे हैं। अब ये नो ड्रॉप आउट पॉलिसी हम किस में लेकर आए, तो जो आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 का, इसके एक्ट के अंदर में हम कई रूल्स बनाते रहते हैं, तो उन रूल्स के अंदर में हमने 2011-2012 में डिसाइड किया था टू ब्रिंग अ नो डिटेंशन पॉलिसी, और उसकी वजह से हमारा जो ड्रॉप आउट रेट है वो कम हुआ था और हमारा यूनिवर्सल एजुकेशन का टारगेट भी फुलफिल होना स्टार्ट हुआ था। हाउएवर यहां पे अब क्या हो रहा है, यहां पे गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर नो डिटेंशन पॉलिसी को स्क्रैप कर रही है। ये डिसीजन 2019 में ले लिया गया था, बट आई अगेन सेड कि 2020 जो आपके रूल्स आते हैं वो 2024 में आए हैं, और इस 2024 रूल्स के थ्रू कैसे इसको इंप्लीमेंट करा जाएगा उस बेसिस पे इस नो डिटेंशन पॉलिसी को अब स्क्रैप कर दिया है। यानी कि अगर कोई बच्चा क्लास 5th या 8 में फेल होता है तो उसके बाद में कुछ रेमेडियल मेजर्स लिए जाएंगे, उसको कुछ क्लासेस दी जाएंगी, उसका री एग्जाम होगा। अगर वो री एग्जाम पास नहीं करता है तो उसको वो क्लास रिपीट करनी पड़ेगी, और यहां पे ये पर्टिकुलर डिटेंशन यानी स्पेसिफिकली नो डिटेंशन पॉलिसी को अब हमने स्क्रैप कर दिया। तो नो डिटेंशन पॉलिसी को स्क्रैप करने के रीजंस क्या रहे, तो पहला रीजन था डिक्लाइन इन लर्निंग आउटकम्स, कि भाई बच्चे को अगर पता है कि वो फेल नहीं हो रहा, पेरेंट्स को पता है कि ठीक है नहीं पढ़ रहा तो भी फेल नहीं होगा, तो यहां पे बच्चों ने पढ़ना कम कर दिया था, स्पेसिफिकली रूरल एरियाज के जो चिल्ड्रंस हैं या अर्बन एरियाज में भी जो पुअर फैमिलीज और जहां पे एजुकेशन की इतनी अवेयरनेस नहीं है, उस पर्टिकुलर कैटेगरी के बच्चों ने पढ़ना कम कर दिया था, तो आपके लर्निंग आउटकम्स हैं वो कम होने लगे थे। तो आप सुनते होंगे कि एसर करके एक रिपोर्ट आती है प्रथम की, उसमें आता है कि क्लास 8 का बच्चा क्लास 5th की बुक नहीं पढ़ पा रहा, क्लास 8 या 6-7 का बच्चा जो है वो 2+2 या 2x2 मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो छोड़िए, मल्टीप्लिकेशन एडिशन के क्वेश्चंस गलत कर रहा है, तो यहां पे मैथमेटिकल और रीडिंग के अंदर में उनका जो स्कोर था या आउटकम्स थे वो रिड्यूस होने स्टार्ट हो गए। सेकंड, टीचर्स के कंसर्न्स यहां पे रेज होना स्टार्ट हो गए, टीचिंग लेवल के कंसर्न्स, बिकॉज टीचर्स आल्सो स्टॉप पेइंग अटेंशन बिकॉज दे वर आल्सो नॉट दे डिडंट केयर कि यहां पे हमारे रिजल्ट से कुछ लेना देना तो है नहीं, तो बच्चा चाहे फेल हो चाहे पास हो हमें सबको ही पास करना है, तो उनके ऊपर से भी प्रेशर हो गया। एंड लैक ऑफ रेमेडियल फोकस, सो अगेन बिकॉज वी नो कि सबको ही पास करना है, तो हमें जो बच्चों के स्कोर्स गिर रहे हैं या कम आ रहे हैं या फेल हो रहे हैं उनके लिए हमें क्या रेमेडियल फोकस करना चाहिए, तो रेमेडी वाले पार्ट पे हमारा फोकस हट चुका था। तो फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब डिसाइड करा है कि क्लास 5 और 8 में से आपकी जो नो डिटेंशन पॉलिसी है उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा। इसकी जगह क्या होगा, ऑटोमेटिक परमिशन की जगह क्या होने वाला है अब कि आपको यहां पे रेमेडियल मेजर्स के थ्रू, रेमेडियल मेजर्स बेसिकली कि आपको शायद एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी आपके लिए इंपॉर्टेंट या आफ्टर स्कूल क्लासेस होंगी, और उस बेसिस पे आपको एग्जामिनेशन वापस देना पड़ेगा। लेकिन अगर अब आप फेल होते हो तो अब आपको डिटेन कर दिया जाएगा, यानी आपको फाइनली क्लास को रिपीट करना पड़ेगा। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। अब सो नेक्स्ट न्यूज अगेन बिकॉज ऑफ दिस ईयर्स पेपर वी हैड डिसाइडेड कि हमें एडिटोरियल को भी कवर करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे प्रभाष रंजन जो आपके लॉ के इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट और प्रोफेसर हैं, उनका एक पर्टिकुलर आर्टिकल आया है द हिंदू में एडिटोरियल, विच इज बेसिकली द गैटिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पे जो WTO है जो बेसिकली ट्रेड को रेगुलेट कर रहा है उसका गैटिफिकेशन हो रहा है। तो यहां पे एक वर्ड आपको दिख रहा होगा GATT। तो जो GATT है स्टैंड्स फॉर जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। तो यहां पे लिखा हुआ भी है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। GATT इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ GATT। तो आपके अभी 1995 से हम WTO के अंदर में रेगुलेशन करते हैं। 1995 से पहले जो इंटरनेशनल ट्रेड होती थी, इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स होते थे, इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स या लॉज जो होते थे, they were regulated under this particular agreement। तो WTO है ये भी एक एग्रीमेंट के अंदर में है, और WTO से पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी GATT वो भी GATT एग्रीमेंट के अंदर में है। यानी कि दो कंट्रीज या वर्ल्ड में ग्लोबल जो भी ट्रेड होगी उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो GATT के अंदर में डिसाइड होते थे। दीज वर जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। और ये जो पर्टिकुलर GATT एग्रीमेंट है ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद
तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर डेवलप हुआ। 1947 में सारी कंट्रीज ने मिलकर इन रूल्स को डिसाइड किया था कि अगर दो कंट्रीज ट्रेड करती हैं तो उनके जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसीज होंगी वो किस तरह से डिसाइड होगी। तो यहां पे द मेन पर्पस वाज टू रिड्यूस टैरिफ्स, कोटास एंड सब्सिडीज टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। पहले ये होता था कि कंट्रीज के पास फुल ऑप्शन होता था कि वो जो भी टैरिफ्स रखना चाहे, जो भी वो पॉलिसी रखना चाहे। फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान कैन डिसाइड कि हम दोनों ट्रेड करना चाहेंगे तो दिस विल बी द इंपोर्ट ड्यूटी, ये एक्सपोर्ट ड्यूटी होगी, यहां पे हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को अलाउ नहीं करेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट यहां पे इट वाज अ फर्स्ट अटेम्प्ट कि यहां पे सिर्फ दो कंट्रीज ही नहीं सारे कंट्रीज के बीच में कैसे हम ट्रेड को रेगुलेट कर सकते हैं, उसके लिए हमने पॉलिसी बनाई। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके की प्रिंसिपल्स क्या थे। तो इसका की प्रिंसिपल है एक तो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस, MFN। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या है कि जितने भी आपके गैट के मेंबर्स हैं, ये पर्टिकुलर जो प्रिंसिपल हमने WTO में कैरी फॉरवर्ड करा, जितने भी गैट्स के मेंबर कंट्रीज है, जो सब गैट का पार्ट है, सारे के सारे मोस्ट फेवर्ड नेशन है, सारे के सारे मोस्ट फेवर्ड नेशन है। यानी जो भी मेंबर्स होंगे उनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। विच मीन्स अगर इंडिया अपनी ट्रेड पॉलिसी डिसाइड करता है और वो गैट का मेंबर है तो उसकी जो पॉलिसी पाकिस्तान के साथ होगी वही पॉलिसी श्रीलंका के साथ होगी, प्रोवाइडेड पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका तीनों गैट के मेंबर कंट्रीज हो। तो यहां पे गैट ने ये डिसाइड करा। हाउएवर देयर वाज सर्टेन लूपहोल्स बिकॉज एवरी कंट्री वाज प्रोवाइडेड द ऑप्शन टू चेंज द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ देयर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। विच मीन्स कि मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका का, तो इंडिया यहां पे एक्स या वाई रीजन देखे कि बेसिकली पाकिस्तान जो है उसके हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं है, तो यहां पे मैं MFN का स्टेटस है वो सस्पेंड करता हूं पाकिस्तान के साथ। सो ऑल्दो तीनों गैट के मेंबर्स हैं बट मेरी पॉलिसी पाकिस्तान के साथ डिफरेंट हो सकती है और श्रीलंका के साथ डिफरेंट हो सकती है एंड देयर इज नो रेमेडियल मेजर फॉर पाकिस्तान इन दिस केस। ओके, तो यहां पे ये थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा कम इनफॉर्मल था, कम लीगली बाइंडिंग था। तो यहां पे हम एक और इसको हमने रिफॉर्म किया और हमने गैट से मूव किया WTO पे। अब यहां पे आप एक वर्ड देख रहे होगे, उरुग्वे राउंड। सो उरुग्वे इज अ कंट्री और देयर इज अ राउंड ऑफ नेगोशिएशन। तो वी ऑलवेज नो कि WTO भी परफेक्ट नहीं है, सिमिलरली वी ऑल्सो न्यू कि गैट भी परफेक्ट नहीं है। तो हमें रेगुलरली यहां पे कॉन्फ्रेंसेस करने चाहिए, नेगोशिएशंस करने चाहिए सो दैट हम एक बेटर एग्रीमेंट बनाएं। तो इस तरीके से गैट के अंदर में डिफरेंट राउंड ऑफ नेगोशिएशंस होते थे। तो जो आपका गैट का लास्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन था वो उरुग्वे से स्टार्ट हुआ था, इसलिए हम उसे उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशन बोलते हैं। 1986 में स्टार्ट हुआ था, 1994 तक ये पर्टिकुलर राउंड ऑफ नेगोशिएशन रन करते रहे एंड फाइनली 1994 में हमें एक ब्रेक थ्रू मिला बिकॉज नाउ वी डिसाइडेड और वी साइंड अ मराकेश एग्रीमेंट। सो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। गैट का जो उरुग्वे राउंड है 1986 में स्टार्ट होता है, 1994 में एंड होता है उरुग्वे राउंड विद द साइनिंग ऑफ मराकेश एग्रीमेंट। सो एक टास्क है आपके लिए कि मराकेश जो है ये जो पर्टिकुलर सिटी है ये किस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर में है। Marrakesh is a city in which particular country? So a very beautiful city Marrakesh आपकी। तो इस particular Marrakesh agreement से हमने GATT को तो end कर दिया and we established WTO on 1st of January 1995। तो हमने WTO जो है 1st of January 1995 को create करा। So remember this particular date and year also। Uruguay round is important, Marrakesh agreement is important, WTO on 1st January 1995 is important। So again गैट जो सेम काम करता था, ट्रेड एंड टैरिफ्स को रेगुलेट करता था, WTO ने और भी फॉर्मली लीगली बाइंडिंग इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को यहां पे कंडक्ट करना स्टार्ट किया। सो इट्स नॉट अ वेरी ओल्ड इंस्टीट्यूशन। अगर हम इंस्टीट्यूशंस की बात करें इंटरनेशनल, 1995 में हमने WTO क्रिएट करा था एंड दिस वाज कंसीडर्ड टू बी अ वेरी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट फॉर इंटरनेशनल लॉ कि यहां पे कहीं ना कहीं हम बहुत हद तक एक बाइंडिंग लीगली बाइंडिंग एक इंटरनेशनल ट्रेड लॉ क्रिएट कर रहे थे। तो यहां पे रीजंस क्या था, गेट वाज प्रोविजनल एंड लिमिटेड टू गुड्स। पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड है, दिस वाज ट्रेड ऑफ गुड्स ओनली, विच मींस इसके अंदर में ना तो सर्विसेज कवर थी, ना इसके अंदर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कवर थे, ना इसके अंदर में कैपिटल कवर था, ना इसके ऊपर में पर्संस कवर थे, पीपल टू पीपल मूवमेंट भी कवर नहीं था। यानी गैट जो था वो सिर्फ गुड्स पे लिमिटेड था। तो यहां पे हमने जो गैट की जगह WTO है इसको गुड्स से सर्विसेज, कैपिटल, पर्संस, IP सबके लिए एक नई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करी। एंड अगेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये प्रोविजनल था, मतलब कि कुछ भी बाइंडिंग नहीं था। ऑन द अदर हैंड WTO जो है वो बाइंडिंग है।
लेफ्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए, नॉट जस्ट इंटरनेशनली बट डोमेस्टिकली ऑल्सो, कि इसके अंदर में कुछ इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं था। गैट में कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं था, बट यहां पे हमारे पास इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म भी है, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोरम। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉरम, तो जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉरम है वो अब अभी हम पढ़ेंगे भी। तो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म जो था वो गैट में एग्जिस्ट नहीं करता। लेट्स से अगर इंडिया श्रीलंका की और पाकिस्तान की अलग रेट्स रखता है तो गैट के अंदर में पाकिस्तान कुड नॉट डू एनीथिंग, वो किसी फॉरम में नहीं जा सकता, किसी ट्रिब्यूनल या कोर्ट में नहीं जा सकता था कंप्लेन करने के लिए, बट ये पर्टिकुलर चीज हमने WTO में एश्योर करी। थर्ड इज कुडंट हैंडल ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ग्लोबल ट्रेड लाइक सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट मेजर। तो जिस तरीके से ग्लोबल ट्रेड चेंज हो रही थी जितनी स्पीड से, उससे ये कोप अप नहीं कर पा रहा था, उसके साथ ये स्पीड अप नहीं कर पा रहा था, तो दैट्स आल्सो वी वांटेड अ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। अब यहां पे हम आते हैं कि WTO का जो हमने क्रिएट करा उसका स्ट्रक्चर क्या है फाइनली। सो रिमेंबर दिस, WTO इज अ बॉडी विच इज हेडक्वार्टर्ड इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड, और हम इसका ईयर कर ही चुके हैं 1995 में वी क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर बॉडी 1 जनवरी से। अब इस WTO के स्ट्रक्चर्स में कुछ इंपॉर्टेंट बॉडी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी आती है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, एंड रिमेंबर दिस बेसिक पॉइंट, इंटरनेशनल बॉडी में अगर किसी भी बॉडी के अंदर में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगी, मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस होगी, वो उसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। सो नॉट जस्ट इन WTO, WHO में भी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगी, यूनेस्को, यूनिसेफ, सब जगह मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगी, और जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, यानी कंट्री के मिनिस्टर्स बैठते हैं। इस पर्टिकुलर केस में ट्रेड मिनिस्टर या कॉमर्स मिनिस्टर होगा जो इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के अंदर में उस कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो पर्टिकुलर बॉडी होती है ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, यानी ट्रेड के रूल्स एंड रेगुलेशन इंटरनेशनल क्या होने चाहिए वो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस डिसाइड करती है। एंड यूजुअली जितनी भी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है रेदर देन एन एनुअल कॉन्फ्रेंस, इनकी मीटिंग हर 2 साल में होती है। सो रिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, हर किसी की 2 साल में मीटिंग होती है। सेकंड, एक और बॉडी है जनरल काउंसिल। अब जनरल काउंसिल जनरल वर्किंग के लिए और ये डे टू डे ऑपरेशंस के लिए वर्क करती है, बट इसका एक और इंपॉर्टेंट बॉडी है। आई टोल्ड यू इसमें एक हमने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉरम बनाया था, उस पर्टिकुलर बॉडी को बोला जाता है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, तो जनरल काउंसिल जो है, जो डे टू डे ऑपरेशन देखती है, अगर 2 कंट्रीज के बीच में कोई ट्रेड डिस्प्यूट होता है तो उसका जो फर्स्ट फोरा है जहां पे आप सबसे पहले केस फाइल करते हो, दैट इज जनरल काउंसिल और DSB, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। ओके, और थर्ड इज इसका बॉडी में डिस्प्यूट सेटलिंग मैकेनिज्म जो हमने करा, DSB से ये स्टार्ट होता है, और फिर अगर DSB ने जो भी ऑर्डर पास करे यू डू नॉट एग्री विद, तो यहां पे एक अपीलेट बॉडी भी हमने क्रिएट करी है। सो वी हैव क्रिएटेड अ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी आल्सो, एंड वी हैव आल्सो क्रिएटेड अ अपीलेट बॉडी आल्सो। ओके, डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट बॉडी जो है, इसका काम है कोई भी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का अपील, अगर उससे कुछ ऑर्डर आता है, उस पर कुछ डिस्प्यूट है, तो उस पर अपील अलाउड करना। एंड द प्रॉब्लम विद WTO राइट नाउ इज कि ये जो अपीलेट बॉडी है ये नॉन फंक्शनल है, विच मीन्स लेट्स से 2 कंट्रीज केस लेकर गए, इंडिया और US, यहां पे जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी उसने US के अगेंस्ट में आपका ऑर्डर पास करा है, तो इंडिया के पास में अब उसको इन्फोर्स कराने का मैकेनिज्म है, बट एट द सेम टाइम लेट्स से US यहां पे अपील कर देता है टू अपीलेट बॉडी। बट द इश्यू इज कि अपीलेट बॉडी के अंदर में मेंबर्स ही मेंबर अपॉइंट करते हैं, उसके जो कंट्रीज हैं वो मेंबर्स अपॉइंट करते हैं, और यूएस ने उसको ब्लॉक करा हुआ है, बिकॉज यूएस जो है WTO के अगेंस्ट में जाते हुए, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट में जाते हुए कुछ ट्रेड पॉलिसीज क्रिएट कर रहा है, डज नॉट वांट कि यहां पे WTO उसके अगेंस्ट में कुछ एक्शन ले पाए। तो उसने क्या करा है, इस पर्टिकुलर बॉडी को ही नॉन फंक्शनल कर दिया है बाय नॉट अलाउइंग न्यू मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड टू दिस पर्टिकुलर अपीलेट बॉडी। और यहां पे ये जो गैटिफिकेशन वाला जो आप आर्टिकल देख रहे हो, ये बेसिकली इसी की बात करता है कि यहां पे जो मैकेनिज्म है इसको वीकन किया जा रहा है। ओके, इसके बाद मेंबर्स कितने, सो देयर आर करंटली 2024 का जो लेटेस्ट डेटा है इसमें अभी 166 मेंबर्स हैं। तो यू कैन टेल मी, एक क्वेश्चन आपके लिए, यूनाइटेड नेशन में करंटली मेंबरशिप कितनी है? ऑब्वियसली इसकी कम है, यूनाइटेड नेशन की ज्यादा है, बट एग्जैक्टली 2024 में यू कैन से दिसंबर और 2024 में यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप क्या है। एंड बट इसमें 98% जो ग्लोबल ट्रेड है वो पूरी की पूरी आपके WTO के थ्रू होती है, यानी 2% ही ट्रेड वर्ल्ड की है जो WTO के अंडर में फॉल नहीं करती है।
इसके बाद अगर स्पेसिफिकली अपीलेट बॉडी का डिस्प्यूट देखें तो यहां पे अपीलेट बॉडी हैज बीन नॉन फंक्शनल सिंस 2019 ड्यू टू द यूएस ब्लॉकिंग अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो मैंने अभी आपको यही चीज बताई है कि यहां पे यूएस अपीलेट बॉडी के अंदर में अपीलेट बॉडी डीएसबी ने कोई ऑर्डर पास किया, उसके अगेंस्ट में उसको नॉन फंक्शनल कर रखा है, विच मींस कि ऑल्दो यहां पे इंफोर्समेंट मैकेनिज्म भी है, इसका जो ऑर्डर होगा वो बाइंडिंग भी है, बट जब तक अपीलेट बॉडी कुछ डिसीजन ही नहीं देगी सारे केसेस जो हैं वो पेंडिंग ही रह जाएंगे। यूएस के कंसर्न्स क्या है? पहला है ओवर रीच इन रूलिंग्स बियॉन्ड द एग्रीड डब्ल्यूटीओ रूल्स। तो यहां पे यूएस एक इशू रेज करता है कि जो अपीलेट बॉडी है या जो हमने डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी बनाई है, ये जो हमें ऑर्डर पास कर रहा है, दीज ऑर्डर्स ओवर रीच अगेंस्ट द डब्ल्यूटीओ रूल्स, यानी डब्ल्यूटीओ रूल्स से बियॉन्ड जाके यहां पे ये ऑर्डर पास कर रहा है। सेकंड, देयर इज अ वेरी मच डिले इन डिलीवरिंग जजमेंट्स, यानी जजमेंट्स के डिलीवरी में देयर इज अ डिले। थर्ड इज डिसएग्रीमेंट विद द डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस बीइंग लीगली बाइंडिंग। यूएस हमेशा से ये चाहता रहा है कि इंटरनेशनल लॉ फॉलो तो होना चाहिए, बट इट डज नॉट वांट कि यूएस उसे फॉलो करे। सब कंट्रीज को इंटरनेशनल लॉ फॉलो करना चाहिए। हर जगह वो बड़े बड़े कमेंट्स करेगा, स्टेटमेंट पास करेंगे उनके प्रेसिडेंट कि इंटरनेशनल इस कंट्री ने इंटरनेशनल को फॉलो नहीं किया, इसने इस टाइप के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया, बट जब खुद पे बात आती है तो कभी भी खुद इसको लीगली बाइंडिंग नहीं मानता है। एंड व्हाट इज द इंपैक्ट कि जो ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं वो अनरिजॉल्व रह रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर केस, जिससे अनसर्टेनिटी हो रही है कि क्या एक्स सिचुएशन होनी चाहिए या वाई सिचुएशन होनी चाहिए। एंड जो मल्टीलेटरल ट्रेड सिस्टम हम जो डेवलप कर रहे हैं, मल्टीपल कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड सेटलमेंट के सिस्टम्स डेवलप हुए हैं, उसको भी ये डिस्टर्ब कर रहा है। तो दिस इज रिगार्डिंग योर अपीलेट बॉडी केस, व्हाई योर डब्ल्यूटीओ इज गेटिंग गैटिफाइड। तो ये गैटिफाइड क्यों हो रहा है? बिकॉज वापस से हम गैट की तरह होते जा रहे हैं, यहां पे हम प्रोविजनल होते जा रहे हैं, कुछ भी लीगली बाइंडिंग नहीं हो रहा है, विच इज नॉट गुड फॉर एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट लाइक डब्ल्यूटीओ। नेक्स्ट पे आते हैं हिंदू से, why has the MHA reimposed restriction in 3 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। तो अभी अभी आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, आपका एक पर्टिकुलर एक्ट है जो है बेसिकली आपका प्रोटेक्टेड एरिया रेजिम। प्रोटेक्टेड एरिया रेजिम होती है, उसके अंदर में सिंपली अगर मैं आपको समझाऊं, अगर किसी स्टेट में प्रोटेक्टेड एरिया रेजिम अप्लाई किया जा रहा है, विच मींस उस पर्टिकुलर स्टेट में एंटर करने के लिए, किसी भी फॉरेनर को एंटर करने के लिए आपको स्पेसिफिक बॉडी से परमिशन लेनी पड़ेगी, स्पेसिफिक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से परमिशन। फॉर एग्जांपल, अगर यूएस का कोई भी सिटीजन इन 3 स्टेट्स में जाना चाहता है, मणिपुर, नागपुर और मिजोरम, तो पहले वो विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर स्पेसिफिकली कोई सर्टिफिकेट लेकर या डॉक्यूमेंट लेके के बिना ही वो एंटर कर सकता था। बट बिकॉज अब इन पर्टिकुलर स्टेट में हमने प्रोटेक्टेड एरिया रेजिम स्टार्ट कर दिया, स्टार्टेड December 17, 2024 से रीइंपोज कर दिया, पहले भी था, हटा दिया था। तो अब यहां पर वो विदाउट परमिशन उसके अंदर में एंटर नहीं कर सकता है। सो यू कैन रीड दिस आल्सो, द मूव रिस्ट्रिक्ट्स एंड मॉनिटर्स द मूवमेंट ऑफ फॉरेनर्स, नॉट इंडियंस, फॉरेनर्स इन दीज स्टेट्स, रिक्वायरिंग देम टू ऑब्टेन प्रायर परमिशन थ्रू प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। यानी कि उसको एंट्री करने के लिए एक पीएपी चाहिए होगा, एक पीस ऑफ पेपर चाहिए होगा, विच इज बेसिकली अ परमिट, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, जिस बेसिस पे ही वो उस पर्टिकुलर एरिया में एंटर कर सकता है। और 2024 ऑनवर्ड्स कहां पे अप्लाई किया? रिमेंबर दीज 3 स्टेट्स आर देयर, मणिपुर, नागालैंड एंड मिजोरम, जिसमें हमने इसे रीइंपोज करा है। तो क्या ये जो पर्टिकुलर चीज है, इज इट अ न्यू थिंग? सो अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट अ न्यू थिंग। 1958 में हमने ये लॉ पास किया था, फॉरेनर्स प्रोटेक्टेड एरियाज ऑर्डर्स ऑफ 1958, और मेजरली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में हमने इसे इंप्लीमेंट करा था बिकॉज 50s 60s वाज द पीरियड जब वहां पे कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। वहां पे जो चाइना है, म्यांमार है, जो आपके रेडिकल ग्रुप्स हैं, सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, उनका वहां पे डोमिनेंस वो बढ़ रहा था, और फॉरेन पावर्स जो इंडिया को डिस्टेबलाइज करना चाहती थी वो वहां पे एक्टिव हो रही थी। सो वी वांटेड कि अगर कोई भी फॉरेनर वहां एंटर करता है तो वो इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन के बाद ही वहां पे एंटर कर सके। तो फॉरेनर प्रोटेक्टेड एरियाज ऑर्डर्स के अंदर में कोई भी फॉरेनर एंटर नहीं कर सकता है विदाउट अ परमिट इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और इट्स ऑथराइज्ड ऑफिसर। और इसमें स्पेसिफाई क्या होता है? प्लेस ऑफ एंट्री, कहां पे आप एंटर कर रहे हो, प्लेस ऑफ रेसिडेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टे, यानी कि कितने टाइम के लिए आप कहां से एंटर करोगे और कहां पे रहोगे, ये आपको वहां पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो ही आप प्रोटेक्टेड एरिया रेजिम के अंदर में एंटर कर सकते हो। अब यहां पे प्रोटेक्टेड एरिया डेजिग्नेटेड कौन कौन सी स्टेट्स में? सो रिमेंबर दिस कि सारी स्टेट्स में प्रोटेक्टेड एरिया रेजिम नहीं लगता है। यूजुअली जो आपकी इंटरनेशनल बॉर्डर्स वाली स्टेट्स हैं, यानी कि जो आपकी बॉर्डर इंटरनेशनल स्टेट जहां पे इंटरनेशनल बॉर्डर टच होती है, उन पर्टिकुलर स्टेट्स में, और जहां पे इनर लाइन परमिट चलता है,
सो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कई जगहों पे इनर लाइन परमिट चलता है, वहां पे और इंटरनेशनल बॉर्डर के रीजन्स में आप इस चीज को अप्लाई करते हो। तो फुली प्रोटेक्टेड एरियाज यहां पे ये पूरा टोटल 100% अप्लाई होता है, वो है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम। तो इन 4 स्टेट में फुली प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, यहां पे आपको पीएपी प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेना पड़ेगा इस पर्टिकुलर केस में एंटर करने के लिए। नेक्स्ट इज योर पार्शियली प्रोटेक्टेड एरियाज, यानी नॉट यू से मतलब यहां पे डोमेस्टिक की बात नहीं हो रही, फॉरेनर कोई आना चाहता है तो पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान एंड उत्तराखंड, इन पर्टिकुलर केस में भी फॉरेनर्स को कुछ एरियाज में एंटर करने के लिए परमिशन रिक्वायर्ड होती है। एंड थर्ड इज योर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ सिक्किम। ठीक है, जो भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो गए थे, यानी पूरे के पूरे स्टेट्स नहीं बट सर्टेन रीजंस जहां पे एंटर करने के लिए आपको परमिशन रिक्वायर होगी। एक बहुत सिंपल सी बात है, आप अगर देखोगे यहां पे कॉमन क्या है, तो यहां पे जो इनके ट्राइबल एरियाज हैं, जो आपके ट्राइबल एरियाज हैं, ये सारे वहां पर ही ये यूजुअली अप्लाई होता है। तो ये जो मेन स्टेट्स हैं आपकी मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, इनमें फुली प्रोटेक्टेड एरियाज वो वाले हैं जहां पर आपके ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, ट्राइबल डोमिनेट स्टेट्स हैं। पार्शियली प्रोटेक्टेड एरियाज देखोगे तो ये वो पार्ट्स हैं जहां पे इनके ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, और अंडमान एंड निकोबार और सिक्किम में भी सर्टेन पार्ट जहां पे ट्राइबल डोमिनेंट है पॉपुलेशन, वहां पे ये पर्टिकुलर लोग रहते हैं। अब अगर मैं टाइमलाइन की बात करूं कि कब कब हमने पीएआर या पीएपी को यूज करा है, कब कब उसको रिमूव करा है, उस चीज की अगर बात करें तो 2010 में, तो 58 में हमने लगा रखा था, 2010 में हमने पहली बार इसको रिमूव करना स्टार्ट करा, और मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड में इसको हमने रिलैक्स कर दिया था कि ठीक है ये पीएपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, फॉरेनर्स इफ दे वांट टू एंटर दे कैन एंटर दिस पर्टिकुलर स्टेट। यूजुअली पहले साल में हमने 1 साल के लिए करा, फिर हम पीरियडिकली इंक्रीज करते रहे, 2022 तक हर साल इसको इंक्रीज किया जाता था, 22 में से 2027 तक के लिए इंप्लीमेंट करा था, बट अब हमने इसको वापस से रीइंपोज कर दिया है। एंड व्हाट आर द रीजंस कि हमने मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में करा है। सो इफ यू हैव बीन अ फॉलोवर ऑफ न्यूज़, आपने फॉलो करा होगा कि यहां पे हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ते जा रहे हैं, स्पेसिफिकली मणिपुर में, जहां पे कुकी जोमी ट्राइब्स और आपके मेतीस के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। सेकेंड इज कि म्यांमार के अंदर में रेफ्यूजी इन्फ्लक्स जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो म्यांमार से आपके 40,000 से ज्यादा रेफ्यूजी रोहिंग्या मुस्लिम जो हैं वो आपके यहां पे आ चुके हैं। एंड थर्ड इज सस्पेंशन ऑफ फ्री मूवमेंट रजीम। तो स्टूडेंट जो पिछले साल भी आप यहां के स्टूडेंट रहे होंगे, फ्री मूवमेंट रजीम आपने पढ़ा होगा बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। तो एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो ये पर्टिकुलर फ्री मूवमेंट रजीम है, ये बॉर्डर के दोनों टाइप कितने किलोमीटर्स तक आपका रन करता है, यानी कि इंडियन बॉर्डर में कितना अंदर तक की ट्राइबल पॉपुलेशन को अलाउड था मूवमेंट करना, और म्यांमार के साइड में कितने किलोमीटर्स तक ये अलाउड था। तो उस बेसिस पे आप बताइए कि इसका रीजन फॉर रीइंपोजिशन क्या रहा है। इसके बाद प्रोसीजर क्या है अगर आपको एक परमिट चाहिए होता है। सो रिमेंबर, कुछ ही अथॉरिटीज है जिनके पास में ये पर्टिकुलर राइट होगा, तो जो अब्रॉड में इंडियन मिशंस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या फिर ये पर्टिकुलर जो ऑफिसेज हैं, इन पर्टिकुलर ऑफिसेज में ही ये चीज अलाउ होगी। सेकेंड थिंग, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है, तो अगर आप अफगानिस्तान, चाइना या पाकिस्तान या किसी भी फॉरेनर्स हो, तो इन कंट्रीज के फॉरेनर हो तो आपको एमएचए अप्रूवल लेना पड़ेगा, और अदरवाइज बाकी किसी कंट्री से हो तो आपको विद इन 24 आवर्स ऑफ अराइवल रजिस्टर करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इंडिया में, चाहे आप मुंबई सेंटर करो, दिल्ली सेंटर करो, विद इन 24 आवर्स इफ यू आर प्लानिंग टू गो टू दीज पर्टिकुलर स्टेट्स, तो आपको पहले कंपल्सरी रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके Okay, so the next news is that MFN not to hit India FTA pact. So अभी ये न्यूज में आया था कि स्विट्जरलैंड विच इज अ फ्रेंडली कंट्री टू इंडिया, और इसके साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस भी बहुत अच्छे रहे हैं, उसने जो MFN का क्लॉज है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्लॉज है, उसको सस्पेंड कर दिया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझने की है कि यहाँ पे वर्ड तो सेम यूज हो रहा है, मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज, बट ये मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज जो है ये WTO का नहीं। रिमेंबर, दिस इज नॉट रिलेटेड टू WTO। सो MFN ऐसा नहीं है कि सिर्फ WTO के अंदर में ही एग्जिस्ट करता है। MFN का जो क्लॉज है ये आपका अलग अलग एग्रीमेंट्स भी हो सकता है। तो जस्ट लाइक WTO और आपके जो फ्री ट्रेड होते हैं, ऐसे ही एक ट्रीटी होती है दो कंट्रीज के बीच में, जिनको हम बोलते हैं डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट।
डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। व्हाट एग्जैक्टली आर डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट? तो लेट्स से कि कोई कोका कोला का एग्जांपल ले लेते हैं। कोका कोला जो यूएस की कंपनी है वो इंडिया आती है और इंडिया में ट्रेड करती है। तो इंडिया में अगर वो प्रॉफिट जनरेट करेगी तो इंडिया के जो टैक्स अथॉरिटीज हैं वो उससे टैक्स लेंगे। ओके, कोका कोला इंडिया में टैक्स पे करेगी। अब लेट्स से जो उसके शेयर होल्डर्स हैं वो यूएस में, तो वो क्या करेगा, जो टैक्स के बाद जो पैसा होगा वो सारा पैसा यूएस लेके जाएगा। और अब यूएस जब लेके जाएगा उस पैसे को तो यूएस में भी टैक्स लगेगा। तो यहां पे क्या हो रहा है कि मैंने लेट्स से अगर एक पेप्सी की या कोका कोला की बॉटल सेल कर ली फॉर ₹10, इस पे मैं इंडिया में भी टैक्स पे कर रहा हूं। और फिर जब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करके जो मैंने प्रॉफिट कमाया है इसको मैं यूएस लेके जा रहा हूं तो यहां में भी टैक्स कर रहा हूं। तो इंडिया में भी टैक्स हो गया, यूएस में भी टैक्स हो गया, यानी डबल टैक्सेशन। तो यहां पे क्या हो रहा है कि कोई भी कंट्री जो एक कंट्री से ज्यादा में वर्क कर रही है उसको डीमोटिवेशन हो रहा है दूसरी कंट्रीज में जाके ट्रेड करने के लिए, और या फिर वो शायद कुछ और मींस यूज करे जिससे वो टैक्स को अवॉइड कर पाए। तो सो दैट कि ये जो कंपनीज हैं ये डीमोटिवेट ना हो, जो दो कंट्रीज होती हैं वो एक एग्रीमेंट साइन कर लेती हैं जिसको बोला जाता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, सो दैट जो टैक्स बर्डन है उसको हम कम कर सके। सो रेदर देन की कंट्रीज दोनों जीरो कर दें, एक कंट्री में जीरो ही हो रहा है, एक में ही पूरा टैक्स हो रहा है, दोनों कंट्री जो टैक्स होता है उसको शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। विच मींस कि अगर 10 रुपीज की सेल पे कोका कोला के अगर वो 5 रुपए कमा रहा है या 5 रुपए का टैक्स बनता है तो लेट्स से 2.5 या 3 और 2 या 1 और 4 जैसे भी दो कंट्रीज एग्री करना चाहें वो डिसाइड कर सकते हैं। तो जितनी भी ये DTAA वाली कंट्रीज होती हैं वो भी MFN क्लॉज करती हैं। विच मीन्स अगर स्विट्जरलैंड किसी के साथ भी DTAA साइन करेगा तो उसमें जितनी भी DTAA वाली कंट्रीज हैं सबके साथ सिमिलर ट्रीटमेंट होगा। बट यहां पे स्विट्जरलैंड ने क्या करा है, जो DTAA के अंदर में MFN स्टेटस इंडिया को मिला था उसको अब सस्पेंड कर दिया, यानी कि अब इंडियन कंपनीज को जो टैक्स अवॉइडेंस का फायदा मिल रहा था स्विट्जरलैंड में वो फायदा अब नहीं मिलेगा। तो यहां पे The news is not more about the suspension of this DTAA या MFN, it is about कि एक और ऑर्गेनाइजेशन है EFTA, इंडिया और EFTA ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। ओके, सो हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो इसलिए ध्यान से सुनना। अब ये न्यूज आपने अगर समझ ली तो अब एक और अलग से न्यूज समझते हैं कि एक ग्रुप है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन और दूसरी कंट्री हो गई इंडिया। अब इन दोनों के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी इंडिया की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी, दोनों ग्रुपिंग्स के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को डिसाइड करने का एक एग्रीमेंट साइन हुआ था और उसके मेंबर्स हैं स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, लिechtenstein एंड नॉर्वे। तो रिमेंबर दिस कि अगर दो ग्रुपिंग इस टाइप से FTA साइन करते हैं तो वो अपनी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी को सेम रखते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि आफ्टर साइनिंग ऑफ दिस एग्रीमेंट अभी ये पूरा इंप्लीमेंट नहीं हुआ है तो क्या MFN क्लॉज के सस्पेंशन से क्या EFTA पे कोई फर्क पड़ेगा? एंड द सिंपल आंसर इज कि स्विट्जरलैंड ने बोला है कि हमने जो ये DTAA में MFN को सस्पेंड किया है इसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से, इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि सिर्फ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जिसमें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट इंडिया को मिल रहा था फॉर DTAA वो एंड करा गया है। बट जो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग के अंदर में उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज द न्यूज रिगार्डिंग दिस। तो टीपा जो है इसमें इंडिया वाज एक्सपेक्टिंग इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स ऑफ अराउंड $100 बिलियन कि ये चारों कंट्रीज मिलकर इंडिया में $100 बिलियन तक इन्वेस्ट करेंगी ओवर 15 ईयर्स। तो इंडिया को ये डाउट था कि क्या ये इन्वेस्टमेंट है कहीं ये स्विट्जरलैंड कैंसिल ना कर दे। ओके, इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा? सो द इकोनॉमिक इंपैक्ट इज कि नाउ देयर वुड बी हायर टैक्स लायबिलिटीज फॉर इंडियन कंपनीज फंक्शनिंग इन स्विट्जरलैंड। तो DTAA में क्या हो रहा था कि भाई आप दोनों टैक्स शेयर कर रहे थे या फिर एक ही कंट्री में टैक्स हो रहा था। अब जब बिकॉज DTAA या MFN को सस्पेंड कर दिया गया है तो अब जो इंडियन कंपनी स्विट्जरलैंड में फंक्शन कर रही है उनको हायर टैक्स पे करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम स्विस कंपनीज भी हैं इंडिया में, उनको भी ये सब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो उसमें क्या होता है कि जो इंडिया स्विट्जरलैंड की कंपनीज की ट्रेड होती है उसकी जो पोटेंशियल होती है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज अब यहां पे टैक्स बर्डन जो है दोनों कंट्रीज के बीच में वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं। सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, आपकी जो एक इंपॉर्टेंट बॉडी है
आपकी जो एक इंपॉर्टेंट बॉडी है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसके नए चेयरपर्सन को अपॉइंट करा गया है। सो जो एनएचआरसी वो लास्ट ईयर भी आपके न्यूज में थी, इस साल भी न्यूज में है। एंड हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन, सो इट इज योर एक्स सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट के प्रीवियस जज हैं वी राम सुब्रमण्यम हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ योर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी विद व्हेन इट्स कम टू ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन इन इंडिया। तो एनएचआरसी के बारे में अगर हम पढ़ें तो एनएचआरसी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ऑन अक्टूबर 12 ऑफ 1993। तो ये जो पर्टिकुलर बॉडी है ये इंडिपेंडेंस टाइम की नहीं है, इट्स अ वेरी न्यू बॉडी, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी बिकॉज इट हैज बीन क्रिएटेड अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट बनाया हमने 1993 में, और उसमें हमने ये अक्टूबर 12 1993 को ये स्टैट्यूटरी बॉडी करी, जिसका मेन काम है ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना इंडिया के अंदर में। और इसकी कंपोजिशन है वो भी इंटरेस्टिंग है बिकॉज इट इज चेयर्ड बाय वन ऑफ द रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। पहले इसका जो कंपोजिशन होता था उसमें जो चेयरपर्सन होता था इट वाज सपोज टू बी ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता था, बट अब यहां पे हो चुका है रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, यानी एक सुप्रीम कोर्ट जज इसका चेयरपर्सन बन सकता है। इसके अलावा इसके अंदर में मेंबर्स कौन होते हैं, तो अगेन इट्स अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी बिकॉज एक जुडिशियरी की तरह फंक्शन करता है, तो इसे हम क्वाजी जुडिशियल बॉडी बोलते हैं। तो एक फॉर्मर या सर्विंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या तो फॉर्मर जज या करंट जज जो सुप्रीम कोर्ट का है वो इसका मेंबर बन सकता है साइमल्टेनियसली। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, रिमेंबर नॉट ए हाई कोर्ट जज बट अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो होता है फॉर्मर या सर्विंग, वो भी इसका मेंबर बन सकता है। और दो मेंबर्स जिनको ह्यूमन राइट्स के स्पीयर में नॉलेज हो, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से वो डील करते हैं, उनको एक्सपीरियंस रहा है, दो मेंबर्स वो बन सकते हैं। यानी कितने मेंबर्स हुए, एक तो यहां पे चेयरपर्सन हो गया एंड प्लस नॉट मोर देन 4 मेंबर्स, तो यहां पे 4 मेंबर्स तो ये हो गए। इसके अलावा कुछ आपके इंपॉर्टेंट कमीशन है, नेशनल कमीशंस हैं, उनके जो मेंबर्स होते हैं वो सब इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, एक्स ऑफिशियो, ऑफिशियो का मतलब क्या होता है, बाय द वर्च्यू ऑफ ऑफिस, कि बिकॉज इस पर्टिकुलर ऑफिस को वो होल्ड करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो मेंबर्स भी बन जाते हैं। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन कौन होते हैं, सो दे आर द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स या इस पर्टिकुलर बॉडीज के जो चेयरपर्सन होते हैं वो भी इस पर्टिकुलर बॉडी की जब मीटिंग होती है एनआरसीसी में उसके अंदर में वो फंक्शन करते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंटली व्हाट आर द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ एनएचआरसी, तो कई बार ये क्वेश्चन आपके क्लैट एलेट में पूछा गया है कि एनएचआरसी जो बॉडी उसके फंक्शंस क्या हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एनएचआरसी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पावर ऑफ एनएचआरसी, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं। तो यू शुड नो दिस कि इसके पास में इन्वेस्टिगेशन करने की पावर भी है विद रिगार्ड टू ह्यूमन राइट वायलेशन। सेकेंड, इट कैन रिकमेंड मेजर्स। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपके एनएचआरसी इसके पास में कुछ भी एनफोर्समेंट की पावर नहीं है, इसके पास सिर्फ रिकमेंड करने की पावर है। यानी कि अगर किसी को लगता है, इसको लगता है कि यहां पे कहीं पे ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है और कुछ एक्शन लेना है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को एक्शंस रिकमेंड कर सकता है। खुद से ये कोई भी एक्शन नहीं ले सकता है, ओनली इट हैज ओनली रिकमेंडेटरी पावर्स। एंड थर्ड, इसका जॉब है कि कैसे हम ह्यूमन राइट्स को बेटर कर सकें, तो इसके लिए इंटरनेशनल ट्रीटीज, इंस्ट्रूमेंट्स जो ह्यूमन राइट से डील करते हैं उनको कंटिन्यूअसली स्टडी करे और उसको रिलेटेड अवेयरनेस को स्प्रेड करे, रिसर्च को प्रमोट करे इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज द जुरिसडिक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर एनएचआरसी। सो एनएचआरसी जो होता है यूजुअली ये ह्यूमन राइट के केस को इन्वेस्टिगेट करता है बट कुछ भी इन्फोर्स नहीं कर सकता रिकमेंडेशन। तो अभी जस्ट हमने इसको डिस्कस करा कि ये सिर्फ एडवाइस दे सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर में जहां ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है यहां पे आप ये कंपनसेशन प्रोवाइड करिए, इन पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में आप ये केस फाइल करिए। व्हाट इज द अपॉइंटमेंट प्रोसेस, तो जो एनएचआरसी का चेयरपर्सन या मेंबर्स है उनका अपॉइंटमेंट प्रोसीजर क्या है। सो स्पेसिफिकली जो चेयरपर्सन होता है इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी इट्स अ वेरी हाई पोस्ट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो ही चेयरपर्सन को अपॉइंट करता है एंड प्रेसिडेंट कभी भी खुद से डिसाइड नहीं करता, बहुत कम सिचुएशन में खुद से डिसाइड करता है। इट इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी, तो आपके कमिटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे ये पर्टिकुलरली इस चीज को अपॉइंटमेंट को फाइनलाइज करता है, विच इज बेसिकली अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो चेयरपर्सन होता है उस कमिटी का, यूनियन होम मिनिस्टर जो होम मिनिस्टर है करंटली, हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी दोनों हाउसेस के लीडर ऑफ अपोजिशन इस मेंबर होते हैं,
नेक्स्ट इज योर स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड सिक्स्थ इज योर डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, नॉट द चेयरपर्सन बिकॉज ही इज द वाइस प्रेसिडेंट। तो डेप्यूटी चेयरपर्सन होता है राज्यसभा का, वो भी जो अपॉइंटमेंट कमिटी होती है उसका मेंबर होता है। और फाइनली ये 6 लोग मिलकर चेयरपर्सन का नाम रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, और फाइनली जो प्रेसिडेंट होता है उस पर्टिकुलर पर्सन का यहां पे नाम फाइनलाइज करता है। तो इसी तरीके से आपके जो वी रामा सुब्रमण्यम है, इनको नया एनएचआरसी का नया चेयरपर्सन बनाया गया है। तो एक और क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आप मुझे बताइए कि वी रामा सुब्रमण्यम से पहले एनएचआरसी के चेयरमैन कौन थे। अगेन इट वुड बी वेरी इजी बिकॉज लास्ट ईयर वो न्यूज में बहुत ज्यादा थी। ओके, सो यू कैन आंसर दैट ऑल्सो इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। सो अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं या आप न्यूज फॉलो कर रहे हैं, कल ही जीएसटी कमेटी की यहां पे एक मीटिंग फाइनल जीएसटी मीटिंग हुई थी, और उसके ऊपर पे बेसिकली पॉपकॉर्न की केसेस में, पॉपकॉर्न के अंदर में अलग अलग टाइप के पॉपकॉर्न्स पे डिसाइड करा गया कि अलग अलग रेट्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर एक नॉर्मल सॉल्टेड आपकी पॉपकॉर्न होगी, नॉन ब्रांडेड पॉपकॉर्न होगी जिसमें सिर्फ सॉल्ट आपने मिक्स करा है, तो 5% जीएसटी लगेगा, यानी जो टैक्स होगा 5% होगा। 100 के पैकेट पे 5 रुपीज का टैक्स। अगर कोई प्री पैकेज एंड ब्रांडेड पॉपकॉर्न है, अगर पहले से पैकिंग है उसकी, ओपन में नहीं खरीद रहे हो, तो उसके ऊपर में 12%, यानी 100 रुपए का अगर पॉपकॉर्न पड़ रहा है तो 12 रुपीज का टैक्स हो जाएगा, 112 रुपए का वो टैक्स वो पड़ेगा आपको। एंड अगर कैरेमल पॉपकॉर्न है विद शुगर, यानी उसमें शुगर ऐड है या कैरेमलाइज करके उस पर्टिकुलर पॉपकॉर्न को प्रिपेयर किया गया है, तो उस पे 18% जीएसटी, यानी अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो 118 का पड़ेगा। तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि अगर सिंपल पॉपकॉर्न है तो 5% टैक्स, थोड़ा सा ब्रांडेड है तो 12% टैक्स, और अगर उसको आपने थोड़ा सा फैंसी बना दिया तो यहां पे गवर्नमेंट आपसे 18% जीएसटी लेगा। तो वैसे ही बहुत ज्यादा यहां पे अप्रोच स्टार्ट हो चुका है अगेंस्ट द गवर्नमेंट कि कहीं ना कहीं टैक्सेस जो है वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं। मिडिल क्लास जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस कर रही है, बिकॉज टैक्स बर्डन जो है, स्पेसिफिकली जो फूड इन्फ्लेशन है, वो बहुत ज्यादा जो कॉमन मैन है उसकी जेब पे बहुत ज्यादा जोर डाल रहा है। तो इस वजह से देयर इज ऑलरेडी अ डिबेट गोइंग ऑन कि क्या इतना टैक्स या इतना कॉम्प्लिकेटेड टैक्स प्रोसीजर होना चाहिए, क्योंकि यहां पे एक आर्गुमेंट ये भी आया कि अगर मैं सारे पॉपकॉर्न्स पे 18% जीएसटी भी लगा दूं, तो जो इतना लाखों का ये जीएसटी कलेक्शन करते हैं, उसमें टोटल जीएसटी कलेक्शन फॉर पॉपकॉर्न वुड ओनली बी 300 करोड़ रुपीस। तो क्या इतना कॉम्प्लिकेटेड करना एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके, इज इट इवन बेनिफिशियल फॉर द टैक्स रेजिम ऑफ इंडिया? तो इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज जीएसटी। सो बिफोर जीएसटी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2017, इंडिया के अंदर में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे जो किसी ना किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के ऊपर पे या सर्विसेज के प्रोविजन पे होते थे। अब उन सारे टैक्स को रिमूव करके हमने क्या करा, एक सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर क्रिएट करा विच इज नोन एज जीएसटी, यानी गुड्स पे जितने भी गुड्स का प्रोडक्शन है उनका रिटेल है, जितनी भी सर्विसेज उनका रिटेल है, उस पे हम जीएसटी पे करते हैं। सो रिमेंबर, ये जो जीएसटी है ये 1st of April, नॉट फर्स्ट ऑफ जुलाई 2017 से हुआ, इसलिए हम 1 जुलाई को जीएसटी डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो 2017 से हमने जीएसटी करा, और इसके की फीचर्स क्या हैं जीएसटी के? सो रेदर देन इट बीइंग अ प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स, यहां पे हमने इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बना दिया, यानी जहां पे कंजम्पशन होता है वहां पे जाके इसका टैक्स प्रपोजल या टैक्स लगता है। हमने इसमें मल्टीपल स्लैब्स बना दिए। सो मैनी स्टूडेंट्स फॉरगेट कि 0% भी एक टैक्स रेट है। 0% होना और टैक्स एग्जेम्प्ट होना दोनों अलग चीज होती हैं, यानी जीएसटी में 0% टैक्सेस भी लगता है, बट बहुत कम प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स या आपके जो फूड ग्रेन्स होते हैं उन पे आपका 0% जीएसटी होता है। 5% जीएसटी, 12% रेट है, 18 है और 28 है, यानी कि 4 नहीं 5 जीएसटी की रेट्स होती हैं, नॉट 4, बट देयर आर 5 जीएसटी रेट्स। इसके अलावा नॉन एग्जेम्प्टेड गुड्स भी होते हैं आपके। देयर इज अ डुअल स्ट्रक्चर फॉर इट, विच मींस कि जो जीएसटी होता है वो सेंटर भी लगाता है और स्टेट भी लगाता है, बट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। एक तो है सीजीएसटी which is सेंट्रल जीएसटी जो सेंटर लगाता है, सेकंड इज योर एसजीएसटी जो आपका स्टेट लगाता है, और थर्ड होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे या जो इंटर स्टेट के ट्रांसफर होते हैं गुड्स पे उस पे लगता है। तो यूजुअली फॉर एग्जांपल अगर 12% जीएसटी रेट है किसी प्रोडक्ट का, तो 6% सेंटर का होता है, 6% स्टेट का होता है। सेम इज द केस विद 18, 28, 5%, 0% में कुछ है ही नहीं, 5% में 2.5 दोनों लगाते हैं। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है आपकी जीएसटी काउंसिल। तो अभी
जो 55th मीटिंग हुई है जैसलमेर में, अभी मीटिंग हुई थी उसकी, जिसमें जीएसटी काउंसिल ने फाइनलाइज करा इन सब पे डिस्कशन करके। वो जीएसटी काउंसिल थी वो बॉडी जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसको इंडिया का जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, हु इज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इट इज चेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर एंड जितने भी आपके इंडिया की स्टेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट भी किया जाता है। यूजुअली द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट रिप्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर केस। अब यहाँ पे चैलेंजेस क्या है जीएसटी के, तो एज यू कैन सी इन द केस ऑफ पॉपकॉर्न ऑल्सो, यहाँ पे हम टैक्स के अंदर में कॉम्प्लेक्सिटी अराइज कर रहे हैं। तो पहले ही आपकी 5 रेट्स हैं, एक प्रोडक्ट पे आप डिफरेंट कैटेगरीज में, फॉर एग्जांपल सॉल्टेड के लिए 5%, ब्रांडेड के लिए 12%, यहाँ पे शुगर वाले के लिए, फैंसी के लिए 18%। तो एक ही प्रोडक्ट में आप मल्टीपल टैक्स रेट्स लगा रहे हो, पहले से 5 टैक्स है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है और देयर इज अ कंप्लायंस बर्डन ऑल्सो। तो यहाँ पे जो आपका ट्रेडर होता है, जो रिटेलर्स होते हैं, दे ऑल्सो गेट कंफ्यूज कि हमें किस तरह से इसको कंप्लाई करना है। तो दीज आर द मेन प्रॉब्लम ऑफ जीएसटी इन इंडिया। नेक्स्ट न्यूज पे करते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज कश्मीरी आर्टिसंस गिव्स विंग्स टू द डोडो। तो डोडो करके एक पहले आपका एक पक्षी होता था विच वॉज बॉट टू कश्मीर, और श्रीनगर के अंदर में जो कश्मीरी आर्टिसंस हैं वो इसका पेपर मैचेट करके, पेपर मैचे करके इसका डिजाइन बनाते हैं। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड पेंटिंग्स, बर्ड की स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं और दे हैव बिकम वेरी पॉपुलर इन द वर्ल्ड। तो आपके मॉरिशस के अंदर में दे आर एक्सपोर्टेड टू यूरोपियन मार्केट्स और वहां पे इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। सो आई थॉट कि ये चीज भी हमें, डोडो जो आपकी बर्ड है, इसको भी हमें कवर कर लेना चाहिए, विच वॉज बॉट टू कश्मीर। रिमेंबर दिस कि जो पर्टिकुलर बर्ड है ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है 1681 और आज ये एक आपका मोमेंटम बन चुका है। बेसिकली इट्स अ मोमेंटो फॉर टू रिप्रेजेंट कि अगर हम एनवायरमेंट को बचाते नहीं है तो शायद वो जो चीजें हैं, वो सब जो एनिमल्स, प्लांट्स हैं, वो आपके एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं। सो इट इज बिकम अ सिंबल ऑफ योर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एक्सेट्रा ऑल्सो। तो इसलिए ये भी बहुत फेमस होता जा रहा है। ओके, सो स्टूडेंट, दीज वर द इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। आई होप दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव हैज बीन useful to you all. In case you have any doubts, any feedback, you can mention it in the comment box. We try to implement it. Okay, with this message I would like to end today's class. Thank you and have a very nice day.